हीट इंजन, हीट इंजन क्या करते हैं? ये एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सा मैं एक डायग्राम यहाँ पे ले रहा हूँ हीट इंजन का, जिसमें एक ये सिलेंडर है और इसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगी हुई है जैसे, ठीक है। और ये पिस्टन यहाँ पर एक व्हील से कनेक्ट होती, व्हील यहाँ पे ऐसा अटैच है और ये पिस्टन यहाँ पे इस तरह से अटैच है। यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल्व अपन समझ सकते हैं कि एक एग्जॉस्ट वॉल्व लगी हुई है और यहाँ पर से फ्यूल इंजेक्शन, यहाँ से फ्यूल इसके अंदर एंटर करता है। और ये मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज हम यहाँ पर से इसको अमाउंट ऑफ हीट इंड्यूस कराते हैं, यहाँ से हम इसमें हीट देते हैं और जो रिमेनिंग हीट है डेल्टा क्यू, ये कहाँ पे चली जाती है? सराउंडिंग पे चली जाती है। तो ये हो गया सोर्स जहां से हीट ये एब्जॉर्ब करता है, एक्सपांशन होता है, और जैसे ये पिस्टन इसके बाहर जाती है तो जो हीट होती है वो बाहर सराउंडिंग में चली जाती है। तो ये जो हीट है, दिस इज हीट रिजेक्टेड, दिस इज हीट रिजेक्टेड। ये जो रिजेक्टेड हीट, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, सिंक मतलब सराउंडिंग आप बोल सकते हो, ये सराउंडिंग है यहाँ पे, हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब मैं यहाँ पे सराउंडिंग के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट इज सिंक यहाँ पे, ठीक है। इसका टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर T1 केल्विन हो गया एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो गया? T2 केल्विन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको आउटपुट में ये वर्क के फॉर्म पे आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट में आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, कुछ हीट यहाँ पे सराउंडिंग पे चली जाती, वेस्ट हो जाती है, और ये आउटपुट में आपको वर्क मिलता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती है, कंटिन्यूअसली चलती है। मतलब यहाँ पे एक ऑसिलेटरी मोशन, कौन से मोशन में कन्वर्ट हो रहा है? ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट होता है ना। एंड इट इज पिस्टन, यहाँ पे ये एक पिस्टन लगी हुई है और ये व्हील है, दिस इज व्हील जो रोटेट होने लगता है। ये पिस्टन, ये जो मोशन है ये रिपीट होने लगता है कंटिन्यूअसली। यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, गैस गर्म होगी, एक्सपांशन होगा, ये पिस्टन इस बॉल को क्रॉस करेगी, जो वेस्ट है वो बाहर चला जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगी और ये कंटिन्यूअसली ऐसा होते जाता है। तो एक सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको बना के बता दिया है हीट इंजन का, ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म पे समझ लें। सिंप्लीफाइड फॉर्म पे हम अगर देखें तो हीट इंजन काम कैसे कर रहा है? ये एक है हॉट रिजर्वायर, दिस इज हॉट रिजर्वायर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे। और इसका टेम्परेचर है T1 केल्विन। मतलब सोर्स वो बॉडी है या हॉट रिजर्वायर वो बॉडी है जिससे कितनी भी हीट ले लें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये यहां से हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर इस पे ये आ गया आपका सिस्टम, ठीक है। सिस्टम मतलब ये हमारे लिए आउटपुट में वर्क देता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, इट इज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है ये कहां पर रिजेक्ट हो जाती है? इट इज रिजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। कोल्ड रिजर्वायर पे हीट रिजेक्ट हो जाती है, जिसको हम सिंक बोल रहे हैं। सिंक का टेम्परेचर T2 केल्विन मैंने लिया यहाँ पे। सिंक का मतलब यहाँ पर ये सराउंडिंग है, ठीक है। और ये जो हीट का मतलब है जहां से हीट आ रही है, जनरली हमारे पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में ये स्पार्क प्लग के थ्रू हीट यहाँ पे जनरेट होती है, स्पार्किंग होती है, हीट जनरेट होती है, एक्सपांशन होता है पिस्टन का, और ये फिर ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट होता है ना। और जबकि स्टीम इंजन में कोयला जलाना पड़ता था, तो यहाँ पे आप स्टीम इंजन अगर सोच रहे हो तो यहाँ पे समझ लो कि कोयला जला रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो स्टीम प्रोड्यूस होते जाती है।
ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम बनाया मैंने, मैं इंजन कैसे बनता है उसके बारे में हम नहीं जा रहे, एक सिंपल सा एक डायग्राम मैंने बनाया आपको कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कराने के लिए कि होता क्या है। एंड जो Q2 अमाउंट की हीट है ये सराउंडिंग में चली जाती है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the system, absorbed by the system, ये सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब किया एंड दिस इज द amount of heat rejected, amount of heat rejected to the amount of heat rejected by the system, by the system। कहां पे रिजेक्ट कर दिया इसने, ये सराउंडिंग पे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डायग्राम, ये वाला डायग्राम ना बना के मैंने अब इस तरह से बना दिया। तो ये कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने के लिए मैंने लेफ्ट साइड वाला डायग्राम बनाया है, बट जो फ्लो चार्ट है हीट इंजन का, वो राइट साइड पे बना हुआ है। तो दिस इज द फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट है, और ये यहाँ पे सिस्टम हो गया आपका, दिस इज द सिस्टम। ठीक है, तो ये सोर्स यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया, वर्क में कन्वर्ट किया सिस्टम ने, और जो वेस्ट हीट है उसको कहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, सराउंडिंग पे रिजेक्ट कर दिया। तो आपको दिखेगा ऐसा इंजन, लेकिन उसका फ्लो चार्ट ऐसा है इंजन का कि हॉट रिजर्वायर है, वहां से ये हीट एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम वर्क करता है, और जो वेस्ट हीट है वो सराउंडिंग पे रिजेक्ट कर देता है। समझ गए हीट इंजन की कॉन्सेप्ट? हेलो, हीट इंजन की कॉन्सेप्ट समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? अब हम आते हैं इसकी एफिशिएंसी की बात कर ले हम यहाँ पे, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिए? अब हम एफिशिएंसी देखते हैं हीट इंजन की। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन पेज नंबर 2 पे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। अब एफिशिएंसी किसको बोलेंगे? देखो, आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, ये आउटपुट में वर्क आपको मिल रहा है। इंजन हमारे लिए वर्क कौन सा कर रहा है, ये, और इंजन ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आउटपुट में वर्क दे रहा है, ये तो वेस्ट वाला फॉर्म है। तो इंजन की जो एफिशिएंसी होगी, यहाँ पे मैं लिख दूं एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एफिशिएंसी इट इज नीटा, नीटा का मतलब आउटपुट वर्क डन अपॉन कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब किया। तो आउटपुट वर्क डन कितना है, W, ये आउटपुट वर्क डन है। हीट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये डेल्टा Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यही बेटा इसकी एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अभी मैं इस पेज, इसका ये सॉरी, ये फर्स्ट पेज ही लेना। अब मैं एफिशिएंसी को थोड़ा और लिख रहा हूँ, दोबारा से लेना इस पेज का स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं ये वाले डायग्राम को, और फिर से एफिशिएंसी को पूरा लिखता हूँ। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिए? yes. हाँ, मैं अब इस पेज को आधा मिटा देता हूँ, क्योंकि ये फ्लो चार्ट हमारे लिए काम का है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। तो आते हैं हम यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, पेज नंबर 2। efficiency of heat engine, efficiency of heat engine, it is denoted by neta। तो आउटपुट एनर्जी आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज आउटपुट एनर्जी कितनी दे रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी कितनी है। तो एफिशिएंसी का मतलब यही आएगा, या तो आउटपुट एनर्जी लिख दो या फिर आउटपुट पावर लिख दो, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर लिख दो, एक ही बात है एफिशिएंसी डिनोट करने के लिए। तो आप इस फार्मूले को, नीटा इज आउटपुट एनर्जी मतलब वर्क, इनपुट में एनर्जी जो दे रहा है आप डेल्टा Q1 दे रहे हैं, जो
इंजन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है डेल्टा Q1 एंड या फिर पावर के फॉर्म पे भी लिख सकते हो आप, तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो यहाँ पे आप इसको इनपुट पावर के टर्म पे भी लिख सकते हो, दिस इज द इनपुट पावर, है ना। ये पावर के टर्म पे भी आप इसको डिनोट कर सकते हो और यहाँ पर भी इसको आप आउटपुट पावर के टर्म पे आप इसको लिख सकते हो। और ये इसी से बना है, ये कैसे बन गया है देखो, यहाँ पे आउटपुट पावर कैसे हो जाएगा, दिस इज आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कैसे बनेगा, आउटपुट पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर आप इसको dw अपॉन dt कर सकते हो। और इनपुट पावर मतलब डेल्टा Q1 अपॉन T लिख सकते हो, या dQ1 अपॉन dt लिख सकते हो। तो T से बस डिवाइड किए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो कोई फर्क नहीं, आप इस तरह से भी लिख सकते हो एफिशिएंसी, आप एफिशिएंसी को पावर के टर्म पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एफिशिएंसी को दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर डिवाइडेड बाय, या फिर आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, दोनों तरीके से आप एफिशिएंसी को डिनोट कर सकते हैं। अब एक इक्वेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाली आएगी, सिंस डेल्टा Q1, देखो डेल्टा Q1 एनर्जी आई कैसे यूज हो रही, W प्लस डेल्टा Q2 के फॉर्म पे ये एनर्जी यूज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा Q1 is equals to W plus delta Q2, so therefore work done can be written as delta Q1 minus delta Q2। तो जो एफिशिएंसी का फार्मूला है मीटा, इट कैन बी रिटन एज W अपॉन डेल्टा Q1, तो मीटा को आप लिख सकते हो डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1। तो एफिशिएंसी कैन बी, यहाँ पे इससे डिवाइड कर दोगे 1 माइनस डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1। तो एफिशिएंसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये एक और फार्मूला आ गया एफिशिएंसी का, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा Q1 किसके इक्वल है, W प्लस डेल्टा Q2 के इक्वल है। ये इक्वेशन मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिख दिया है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, डेल्टा Q1 किसके इक्वल है, W प्लस डेल्टा Q2, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस में, देखो फ्लो चार्ट से डायरेक्ट समझ में आ रहा है। डेल्टा Q1 हीट आई और कहां कहां पे जा रही है वो, वर्क के फॉर्म पे और डेल्टा Q2 के फॉर्म पे जा रही है, इसलिए हमने उसको सीधा सीधा लिख दिया कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा Q2। समझ गए, हेलो, समझ गए इसको कि नहीं, हेलो, समझ गए, यस सर। ओके। स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है इंजन की एफिशिएंसी के बारे में, तो आपको इंजन की एफिशिएंसी इस तरह से देखना है, इस तरह से लिखना है। अब दूसरा आते हैं हम हीट इंजन के बाद हीट पंप, हीट इंजन के बाद हम आते हैं हीट पंप के बारे में, ठीक है। पेज नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अब हीट इंजन के बाद हम देखते हैं हीट पंप। पेज नंबर 3, नेक्स्ट है हीट पंप। हीट पंप, ठीक है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, ठीक है, या फिर आप एसी भी समझ लो, है ना, एयर कंडीशनर, ठीक है, एयर कूलर या एयर कंडीशनर आप समझ लो। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, तो इसकी वर्किंग किसके अपोजिट होगी, थोड़ा सोच के बताओ। हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों की वर्किंग अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट मतलब समझ गए, प्रिंसिपल सेम है, वर्किंग अपोजिट है, प्रिंसिपल सेम है, वर्किंग अपोजिट है।
तो वर्किंग कैसे अपोजिट होती है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जो हीट पंप होता है ये कोल्ड बॉडी से, ठीक है, इट इज कोल्ड रिजर्वायर, जिसको आप सोर्स बोलोगे, इसका टेम्परेचर है T2 केल्विन। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को ना T2 केल्विन लिया है, ठीक है। इससे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा Q2, ठीक है, ये सिस्टम है इसका, और इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। और जो रिमेनिंग हीट है इट इज रिजेक्टेड टू द सिंक, हॉट बॉडी, हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, ठीक है, या फिर आप जिसको क्या बोलेंगे सिंक, सिंक मतलब यहाँ पे सराउंडिंग है, और इसका टेम्परेचर यहाँ पर है T1 केल्विन। तो इस पे ये हीट रिजेक्ट कर देता है, तो इट इज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और ये हीट यहाँ पे क्या हो रही, रिजेक्ट हो रही है। कहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, सिंक पे रिजेक्ट हो रही है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर इसकी वर्किंग हीट इंजन के अपोजिट चलती है, हीट इंजन के अपोजिट ये काम कर रहा है ना। इसके ऊपर पलट के हमको वर्क करना पड़ता है। तो फ्लो चार्ट से समझ में आ रहा है यहाँ पे कि डेल्टा Q2 प्लस W एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा Q1। तो इंजन में हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, और हीट पंप या रेफ्रिजरेटर या एसी में हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि इसकी वर्किंग अगर अपन देखें तो ये यहाँ पर ये कोल्ड बॉडी है ना, दिस इज एनी कोल्ड बॉडी, ठीक है, और इसके साथ में ये यहाँ पे अटैच है, ठीक है, ये इसके साथ में यहाँ पे हमने इंजन को या सिस्टम को अटैच कर दिया, एंड इसके अंदर एक मूवेबल आप पिस्टन समझ लो, ठीक है, और ये मूवेबल पिस्टन यहाँ पे बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करके वर्क कर रहे हैं, एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करता है, पिस्टन मूव होता है, ये कोल्ड बॉडी से और हीट को एब्जॉर्ब करता है Q2, और ये हीट को कहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, सराउंडिंग पे, डेल्टा Q1। ये हीट कहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, सराउंडिंग पे रिजेक्ट हो जाती है। तो कोल्ड बॉडी से हीट रिजेक्ट करता है, और ये सराउंडिंग मतलब सिंक जिसका टेम्परेचर T1 केल्विन है वहां पे रिजेक्ट कर रहा है, और इसका टेम्परेचर कितना है, T2 केल्विन है। तो ये यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके ऊपर हमें पलट के वर्क करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे मोटर चलती है, और ये जो सिस्टम है, सिस्टम में यहाँ पे कौन सी गैस बनती है पता है कि नहीं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है, होता है कि नहीं, कूलेंट वगैरह, एसी में कूलेंट डालते हैं, गैस डालते हैं ना उस पे, हाँ सर। है ना। तो आप ऐसे ही समझ लो यहाँ पे, तो ये कोल्ड बॉडी, तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का पोर्शन हो गया जहां पे हम फल सब्जी कुछ भी चीज रखते हैं, ये यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करता है, मोटर चलती है, और जो हीट होती है वो सराउंडिंग में बाहर निकलते जाती है। तो इसका जो वर्किंग हो गई ये बिल्कुल अपोजिट हो गई ना, उल्टी हो गई वर्किंग। किसकी उल्टी हो गई यहाँ पे ये वर्किंग, हीट इंजन के। इंजन में क्या हो रहा था, ये हॉट बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, ये हमारे लिए वर्क कर रहा था, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे उससे, और जो रिमेनिंग हीट है Q2 वो सराउंडिंग पे रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उल्टा काम हो गया, कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको कहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, ये हॉट बॉडी पे हीट को रिजेक्ट कर रहा है, साथ में हमको इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो ये है हीट पंप या रेफ्रिजरेटर का, ये डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, बट दिस इज देयर फ्लो चार्ट। तो इसमें एफिशिएंसी की बात नहीं करते हैं, इसमें हम बात करते हैं इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे एक नए टर्म को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा किसके इक्वल होता है, ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज इक्वल्स टू amount of heat absorbed by the system. So this is the amount of
heat absorbed by the system. System कितनी heat absorb कर रहा है and it is amount of heat rejected to the sink या by the system, amount of heat rejected by the system, rejected by the system. ठीक है, ये तो वेस्ट वाली हीट है, ये हमारे लिए काम की नहीं है। इतनी एब्जॉर्ब कर रहा है ये डेल्टा Q2 और हमें पलटकर कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो ये हमें इस पे वर्क करना पड़ रहा है उल्टा, है ना, इस पे हमें उल्टा वर्क करना पड़ता है। तो डेल्टा Q2 अपॉन W, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर और AC और हीट पंप, amount of heat absorbed by the system divided by work done on the system, सिस्टम के ऊपर हम कितना वर्क कर रहे हैं, तो ये होता बेटा इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और ये इक्वेशन तो है ही यहाँ पे, इस इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस कैन बी डेल्टा Q2 एंड W की जगह पे आप लिख सकते हो इट इज डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2। ठीक है, तो ये है इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा। तो हीट पंप या रेफ्रिजरेटर के लिए क्या यूज करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यूज करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, कोई डाउट यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसका यूनिट क्या है? यूनिट नहीं आएगी ना बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी है ना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी भी यूनिटलेस क्वांटिटी और ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, समझ गए? ओके सर। सब परफॉर्मेंस और एक बार बताना। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि कोल्ड रिजर्वायर से या फिर कोल्ड बॉडी से कितनी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। ठीक है, समझ गए? ओके सर। ओके, लेफ्ट साइड में आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है और राइट साइड में मैंने एक जनरल डायग्राम बनाया हुआ है हीट पंप का या एसी का। ठीक है, तो जैसे कोल्ड बॉडी को तुम रूम इमेजिन कर लो और जो सिलेंडर लगा हुआ है और जो मोटर वहां पे फिट है उसको तुम एसी समझ लो। मोटर मतलब जो कंप्रेसर वगैरह होता है हम बाहर लगा देते हैं ना, और जो एसी हम घर के अंदर लगाते हैं उसको ये समझ लेता हूँ। तो कोल्ड बॉडी से एसी और हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके मोटर चलती है और जो एयर हीट होती है वो कहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, सिंक पे रिजेक्ट कर देता है। ऐसे ही बिल्कुल हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं ना। तो जो कोल्ड बॉडी वो समझ लो रेफ्रिजरेटर के अंदर का पोर्शन हो गया जहाँ पे आप फल सब्जी कुछ भी रखते हो। ठीक है, ये कोल्ड बॉडी मतलब जैसे आपका रूम हो गया, है ना, रूम हो गया, या फिर यहाँ पे आप फ्रूट एक्सेट्रा पुट कर रहे हैं, जो कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप फ्रूट वगैरह रखते हो ना, फल सब्जी, रेफ्रिजरेटर में। और एसी की अगर हम बात करें तो जिस रूम में हमने एसी लगाया वो वाला रूम हो गया, ये यहाँ पे एसी लगा हुआ है, कंप्रेसर ये बाहर लगा हुआ है जो वर्क करता है, और जो हीट होती है वो सराउंडिंग में चली जाती है। समझ गए? हेलो, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो जो डेल्टा Q2 है वो एब्जॉर्ब वाली हीट है ना? हाँ, एब्जॉर्ब हीट मतलब ये कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करना। ऐसा थोड़ी अगर यही हीट दे देगा तो हीट पंप थोड़ी दे देगा, वो तो हीटर बन गया ना। ये यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम होता है ना बेटा। यहाँ पर का टेम्परेचर मान ले तुमने 20 डिग्री सेल्सियस पे, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या करता है, एसी क्या करता है, यहीं से हीट निकाल रहा है और ठंडी बॉडी से हीट निकालता है और फिर कहाँ पे भेज रहा है, सराउंडिंग पे भेजता है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये उल्टा वर्क कर रहा है। जबकि इंजन क्या कर रहे थे बताओ जरा, इंजन में कहानी क्या थी? इंजन में ये कोल्ड बॉडी की जगह पे हॉट बॉडी था, यहाँ पर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस मान लो, और ये पिस्टन मूव होती थी, और अब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये खुद चलाता था। तो यहाँ पर का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कहानी पलट जाएगी। ये 40 रहने दोगे, यहाँ का टेम्परेचर 1000 कर दो तो ये हमारे लिए वर्क करने लगेगा। टेम्परेचर कम कर दो, इसके ऊपर हम वर्क करने लगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया, हीट पंप बन गया। अभी समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई डाउट है तो पूछो इस पे।
है क्या? अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मैं एक बार और एक तरफ हीट इंजन और एक तरफ हीट पंप को बना देता हूं और दोनों को साथ में लिखता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। तो फ्लो चार्ट वाला ही डायग्राम मैं देता हूं यहाँ पे। पेज नंबर 4। देखो अभी हम दोनों को साथ में लेते हैं। एक तरफ मैंने ले लिया यहाँ पे हीट इंजन, ठीक है। ये हो गया सोर्स, इसका टेम्परेचर हो गया T1 केल्विन, मतलब हॉट बॉडी। इससे डेल्टा Q1 अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये वर्क कर रहा है W, और जो Q2 अमाउंट की हीट है ये कहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है? सिंक पे। सिंक मतलब सराउंडिंग, T2 केल्विन, ठीक है। और इसकी जो एफिशिएंसी है, इट इज गिवन बाय W अपॉन डेल्टा Q1, या फिर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये भी फार्मूला चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q2 प्लस W, है ना। देख सकते हो फ्लो चार्ट ऐसा है कि अमाउंट ऑफ हीट ये आ रही है, इतना वर्क हुआ और Q2 के फॉर्म पे वेस्ट हो गया। ये जो डेल्टा Q2 है, ये सभी टाइप के लॉसेस हैं। फ्रिक्शन के कारण लॉस, हीट जनरेट हो रही, साउंड जो आ रहा है, वो सारे लॉसेस मैंने यहाँ पे डेल्टा Q2 में इंक्लूड कर दिया। ये हमारे लिए यूजफुल फॉर्म आ रहा वर्क का, बस, है ना, हीट इंजन। अब हम बात कर लेगा यहाँ पे हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। नाउ हीट पंप ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। हीट पंप यहाँ पे अभी जो काम सिंक का था, यहाँ पे हमने ले लिया सोर्स, इसका टेम्परेचर है T2 केल्विन, यहां से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा डेल्टा Q2, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा W, और जो डेल्टा Q1 हीट है ये कहां पे रिजेक्ट कर देगा? सिंक पर रिजेक्ट कर देगा, जिसका टेम्परेचर है T1 केल्विन, ठीक है। तो ये सोर्स का मतलब इट इज हॉट बॉडी, और सिंक का मतलब हो गया कोल्ड बॉडी। आप समझ सकते हो, इट इज कोल्ड बॉडी सराउंडिंग। ये कोल्ड बॉडी है, इट इज कोल्ड बॉडी, और ये कौन सी बॉडी यहाँ पे? इट इज हॉट बॉडी। आप ऐसा समझ लो, या फिर सराउंडिंग आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका और इसका बिल्कुल देखो कहानी उल्टी है ना, उल्टी कहानी है ना। हीट इंजन क्या करता था? हॉट बॉडी से हीट एनर्जी लिया, सिस्टम ने वर्क किया, और जो रिमेनिंग हीट है वो सराउंडिंग को दे दिया। इसने कोल्ड बॉडी से हीट लिया, इसके ऊपर वर्क किए, जो हीट है वो कहाँ पे छोड़ दिया? इसने सराउंडिंग पे छोड़ दिया। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, एंड इट इज इक्वल्स टू डेल्टा Q2 अपॉन W, है ना। या फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डेल्टा Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। यहाँ पर भी ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिख रहा था मैं, ये दोनों जगह के लिए वैलिड है। यहाँ पर के लिए भी वैलिड है और यहाँ पर के लिए भी। चलो मैं वर्क डन को लेफ्ट साइड पे बना दिया यहाँ पे, और थोड़ी सी जगह बन जाएगी डेल्टा Q1, और ये है डेल्टा Q2, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा Q2, चाहे हीट इंजन हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, ये दोनों के लिए वैलिड है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे एफिशिएंसी की, इट इज वर्क डन अपॉन डेल्टा Q1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, अगर हमें इंजन की एफिशिएंसी 100% करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर इंजन की एफिशिएंसी 100% करना तो क्या करना पड़ेगा? बताओ जरा। इंजन की एफिशिएंसी को 100% करना है तो क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना पड़ेगा सर।
फ्रिक्शन को मिनिमाइज कराना पड़ेगा। नहीं वो सब छोड़ो, डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन को देख के बताओ। अगर मुझे नीटा को 1 करना है, 1 या फिर 100%, कब हो सकता है ये? सर जितना वर्क डाउन हो रहा है उतनी हीट पास करना पड़ेगा। हाँ मतलब डेल्टा Q1 टेंड्स टू वर्क डन, जितनी हीट है वो पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये हो ही ना। या फिर हम इसको ये ले लें कि डेल्टा Q2 टेंड्स टू 0। डेल्टा Q2 टेंड्स टू 0 मतलब समझ गए, यहाँ पे हीट जाए ही ना, ये आए और ये डायरेक्ट ऐसी चली जाए, Q1 आए और पूरा वर्क में कन्वर्जन हो जाए। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? तभी तो इंजन की एफिशिएंसी 100% होगी ना। हेलो, इंजन की एफिशिएंसी 100% कब होगी? यही केस है। इंजन की एफिशिएंसी को अगर आपको 100% करना तो यही है। अब अगर मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को इंफिनिटी करना है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को इंफिनिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 0 कर दे हम, वर्क डन को बराबर है W टेंड्स टू 0, वर्क करना ना पड़े, एंड Q1 की जो वैल्यू है या Q2 की वैल्यू है ये डायरेक्ट Q1 में चली जाए, तब भी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है तब इनफाइनाइट होगा, है ना। इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट करना है, मतलब हमें वर्क ना करना पड़े, कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करे और डायरेक्ट कहां पे दे दे? सराउंडिंग पे दे दे, मतलब लाइट भी चली जाए और एसी काम करता रहे आपका, लाइट चली जाए एसी काम करता रहे, है ना। अब ये मत बोलो सर सोलर पैनल से कनेक्ट कर लिए, है ना, सोलर पैनल की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी का उसमें यूज नहीं कर रहे हैं। नेचुरली ऐसा होता है क्या? नेचुरली ऐसा होता है कि कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसको कहाँ पे डाल देगा? ये हॉट बॉडी पे डाल देगा हीट को। होता है ऐसा? नेचुरली होता है क्या? नेचुरली होता है क्या ऐसा? नो सर। क्योंकि हीट हमेशा, हमने क्या पढ़े, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाती है। यहाँ पर कोल्ड बॉडी मतलब T2 टेम्परेचर लेस देन है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये जो T2 टेम्परेचर ये लेस देन T1 है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो T1 टेम्परेचर ये ग्रेटर देन है T2 के, ठीक है। हीट पंप में, तो सॉरी हीट इंजन में T1 इज ग्रेटर देन T2, हीट पंप में T2 इज लेस देन T1। तो ऐसा होता है क्या कि लो टेम्परेचर से हीट ऑटोमेटिकली हाई टेम्परेचर की तरफ जाने लगे? होते ही नहीं है, इसलिए हमको वर्क करना पड़ता है। तो अगर हमें रेफ्रिजरेटर या हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट करना है, इनफाइनाइट करना मतलब इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। होता है ऐसा? प्रैक्टिकली होता है ऐसा क्या? प्रैक्टिकली, हेलो, प्रैक्टिकली होता है क्या? नो सर। नहीं होता प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली नहीं होता। दूसरा ये भी थोड़ा सोचो प्रैक्टिकली, अगर हमें हीट इंजन की एफिशिएंसी को 100% करना है तो क्या सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकली? किसको 0 करना पड़ेगा? ये होता है ऐसा क्या 0? सर अगर वो 0 हो गया तो मशीन काम ही नहीं करेंगी ना। मशीन काम ही नहीं करेगी, क्यों बताओ जरा। सर अगर हीट ही बाहर नहीं निकलेंगी तो रिवर्स कैसे जाएगा पंप? रिवर्स कैसे जाएगा? नहीं, रिवर्स जाने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि इसको 0 करना पड़ेगा, मतलब कि 0 ना रहे तो रिवर्स नहीं जाएगा, रिवर्स जा सकता है ना। सर अपन हीट दे रहे जब उसकी वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, हाँ, तो अगर अपन उससे हीट बाहर ही नहीं निकाल रहे तो उसका रिवर्स कैसे चल जाएगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा? मान ले अपन ने हीट दी है और पूरा की पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया है वो। हाँ ये भी सही है कि जो रिवर्स जाने के लिए भाई जो गैसेस है उनको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, है ना, तभी वो दोबारा वो प्रोसेस कर पाएगा। एक ये भी ठीक है, बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? रिवर्स जाने के लिए ठीक सोच रहे हैं कि भाई उसको रिवर्स में पहुंचाना हमको, और मान लो जो गैस बाहर निकाल रहा था उसी को किसी तरह से वापस से इंटैक्ट में डाल दिया अपन ने, उसी फ्यूल को। अरे Q2 जो बाहर निकल रहा था उसी को वापस से ले लिया ना हमने वहीं पे Q1 पे। हेलो, जो फ्यूल हम यूज कर रहे थे जो बाहर निकल रहा था एग्जॉस्ट गैसेस, उसको वापस से इनटेक में कर दी किसी तरह से, तो हो सकता है क्या? हेलो कुणाल, तो समझा नहीं आपने क्या बोला?
मैंने ये बोला है कि जो साइलेंसर से गैस निकल रही है बाहर, उसको वापस से इंटेक में डाल दो, फ्यूल टैंक में या सिलेंडर के अंदर, पिस्टन में, हो सकता है सर फिर 100% हो सकती है एफिशिएंसी का। सर ऐसा सोचा है तो हो सकती है, पर रियल में नहीं होगा। हाँ, रियल में नहीं होगा, ऐसा तो सोच सकते हैं हम कि हाँ, अगर जो आपका साइलेंसर है वहां से जो धुआं निकल रहा है उसको वापस से पेट्रोल टंकी में डाल दें, साइलेंसर के धुएं को वापस पेट्रोल टंकी में डाल दो, फिर वो उसी को ले, फिर उसी को यूज कर ले, है ना। ऐसा सोचने का मतलब, बट प्रैक्टिकली होता है ऐसा क्या? प्रैक्टिकली होता है क्या? हाँ, नहीं होता है ना, क्योंकि जो धुआं निकला है उसको वापस पेट्रोल बनाने के लिए फिर से एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तुमको, बिना एनर्जी खर्च किए वापस से वो पेट्रोल नहीं बनेगा दोबारा, जो धुआं बन गया है ना, कि ऑटोमेटिकली बन जाएगा वो पेट्रोल। ठीक है, एक बात। तो दूसरा, हम कितना भी कुछ कर लें, चलो फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं क्या प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते, है ना, फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते, कुछ साउंड भी होगा वहां पे, कुछ अदर फॉर्म पे भी एनर्जी का लॉस होगा। हम कितना भी कुछ कर लें, जो हीट है, जो सिलेंडर होता है, जो इंजन होता है, वो भी गर्म होता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फ्यूल अकेला गर्म हो रहा है, जो सिलेंडर है वो गर्म नहीं हो रहा है। आप गाड़ी चालू करो, 5 मिनट बाद इंजन को टच करके देखना कितना गर्म हो जाता है ना, होता है कि नहीं? यस सर। है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि इंजन गर्म नहीं होगा, तो वो भी तो एक हीट के फॉर्म पे वेस्ट हो रहा ना, इंजन गर्म हो रहा, वो हीट अपना सराउंडिंग पे छोड़ते जा रहा है, तो वो भी तो एक वेस्ट हो गया। तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ है कि जो Q1 है वो पूरा की पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता 100%, समझ गए? तो अब जरूरत पड़ गई है, तो व्हाट इज द ड्रॉबैक, अब यहाँ पे सोचना, व्हाट इज द ड्रॉबैक, व्हाट इज द ड्रॉबैक of first law of thermodynamics, first point, and need of second law of thermodynamics, and need of slot, slot मतलब second law of thermodynamics, ठीक है, second law of thermodynamics। तो फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक सोचो जरा क्या है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो हो सकता ना भाई कि Q1 पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाए, वर्क में, हो सकता है ना फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग? अरे हाँ है ना, यस सर। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि हमें काम ना करना पड़े, ये बस हीट ही तो है, यहाँ से यहाँ तक जा सकती है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, क्या फर्क पड़ता है? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग दोनों पॉसिबल है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी इंफिनिटी, ठीक है। व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ? तो ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ, तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स neta can be 100% and beta can be infinity, yes or no? फर्स्ट लॉ से हो सकता है भाई, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल है, ठीक है, फर्स्ट लॉ से पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसलिए हमें स्लॉट की जरूरत पड़ेगी, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर हाँ बोलो। जैसे जो अपन को अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी है और अगर हीट लॉस जो वो मिनिमम करना है, तो अगर अपन को पता है कि हर इंजन हीट लॉस करता तो है ही, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते दो इंजन को साइमल्टेनियसली वर्क कराए और जो एक हीट छोड़ेगा वही दूसरा गेन करेगा, ताकि नेट लॉस जीरो रहे। काम ही कर तो हो रहा सकते है ना, बिल्कुल कर सकते, बट कितना भी कुछ कर लो, इसीलिए तो अब आ रहे हैं ना हम स्लॉट पे, जैसे एक इंजन की हीट लॉस आ रही है वो उसको यूज कर ले, ऐसा साइमल्टेनियसली करते जाएं तो भी तो आएगा ना। मतलब आप कितनी भी कपलिंग कर लो ऐसे इंजन की, कि एक की एनर्जी का लॉस दूसरा यूज कर ले, दूसरी की एनर्जी का लॉस तीसरा यूज कर ले, तब भी तुम 100% तक पहुंच सकते हो क्या ऋषभ? सर। वो तो कभी नहीं हो पाएगा ना, मतलब
किसी कोई भी फिट नहीं हो सकता कभी हो नहीं तो। हो पाएगा, हर जगह पे कुछ ना कुछ लॉस तो मिलेगा ही ना। जैसे मान लो एक पहले वाले इंजन की एफिशिएंसी 50% है, दूसरे वाले की भी 50 है, लेकिन पहले वाले का जो 50% वेस्ट था उसका 25 दूसरे वाले ने यूज किया। दूसरे वाले का ऐसा करते जाएगा तो भी तुम 100% तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। पहुंच जाओगे क्या कभी? नहीं सर। नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। इनफाइनाइट सीरीज बनेगी तुम्हारी ऐसी कुछ मैथ्स की, बट ऐसे इनफाइनाइट इंजन लगाओगे क्या? तो चलो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं आ पा रहा, मतलब कि इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट हो जाए, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो इसको चैलेंज करने के लिए कार्नोट आए पिक्चर में, है ना। कार्नोट पिक्चर में आए, कार्नोट ने अपना इंजन बनाया, आइडियल इंजन जिसको बोलते हैं। आइडियल इंजन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आई कि नहीं भाई, हम 100% एफिशिएंट इंजन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 100% एफिशिएंट इंजन बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें फिर दो लॉ आए, एक केल्विन स्टेटमेंट और एक प्लैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कार्नोट ने अपनी थ्योरी दी, फिर यहाँ पे कार्नोट ने अपना एक आइडियल इंजन बनाने की कोशिश किया। कार्नोट इंजन जानते हो कि नहीं? हेलो, कार्नोट इंजन नहीं पता। नहीं पता? कार्नोट इंजन, ये जो चैलेंज आया यहाँ पे इंजन की एफिशिएंसी को लेके, तो इसके लिए कार्नोट ने एक आइडियल इंजन की कॉन्सेप्ट लाया। तो अभी हमको अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सोचना है। तो अब यहाँ पे बात करते कार्नोट इंजन की। पेज नंबर 5। तो अब इस चैलेंज को दूर करना है। नाउ एफिशिएंसी इज 1 और 100% अटेन करने के लिए कार्नोट कार्नोट ने एक इमेजिनेशन, कार्नोट इंजन, और इसी को हम बोलते हैं आइडियल इंजन। कार्नोट ने सोचा कि मैं 100% एफिशिएंट इंजन बनाने की कोशिश करता हूं, और सब कुछ आइडियलिस्टिक सिचुएशन लिया उसने। तो कार्नोट इंजन या आइडियल इंजन की हम बात करें तो इसने क्या लिया, ये 4 स्टेजेस पे वर्क करता है। कार्नोट इंजन 4 स्टेजेस पे वर्क करता। पहली स्टेज है इसकी आइसोथर्मल एक्सपांशन, दूसरी स्टेज लिया इसने एडियाबेटिक एक्सपांशन, फिर तीसरी स्टेज आ गई इसकी आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ स्टेज आ गई यहाँ पे इसकी एडियाबेटिक कंप्रेशन। मतलब इस ये भी अगर हम डायग्राम यहाँ पे बना लें इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो ये पहले आइसोथर्मली एक्सपांड हो रहा, फिर एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रहा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड वापस सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। तो इट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इट इज P2, V2 एंड T1, इट इज P3, V3 एंड T1, सॉरी T2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये P4, V4 एंड T4, और यहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है डेल्टा Q1, और ये हीट यहाँ पे रिजेक्ट कर ले रहा है, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो ये वाला पोर्शन यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। कार्नोट ने अपने इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कौन सा लिया, वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस। आइडियल गैस लिया, वर्किंग सब्सटेंस उसने आइडियल गैस लिया कार्नोट ने, और ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस, ऑल डिसिपेटिव
डिसिपेटिव फोर्सेस, जितने भी डिसिपेटिव फोर्सेस हैं आर जीरो। जो लॉस हो रहे थे फ्रिक्शन के कारण या फिर साउंड के कारण, जितने भी तरह के लॉसेस थे वो सबको जीरो कर दिया उसने। और एक आइडियल इंजन के बारे में सोचा जिसकी जो साइकिल है वो कुछ इस तरह की है। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, जब फाइनल कैलकुलेशन पे पहुंचा, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, इसके पूरा आइडियलिस्टिक सिचुएशन सोचा उसने कार्नोट ने, और फाइनली वो इस रिजल्ट पे पहुंचा कि डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 का जो रेशियो है ये वाली साइकिल से आइडियल गैस के लिए, ये आ रहा है T1 केल्विन अपॉन T2 केल्विन के फॉर्म पे आया। मतलब ये जो रेशियो आया है डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q, ये रेशियो कार्नोट इंजन से आया। तो फिर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, सो देयरफॉर नीटा, कौन से इंजन की एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1। मतलब नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 केल्विन। ये इसकी इंजन की एफिशिएंसी आ गई। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% कब आएगी, सो नीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, नीटा इज 1 और 100% इफ T2 is equals to 0 केल्विन। T2 is equals to 0 केल्विन का मतलब समझ गए, अगर ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ये 0 केल्विन हो जाए तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। अभी सोचो यहाँ पे, कार्नोट इंजन जो आइडियल इंजन है, सभी तरह की डिसिपेटिव फोर्सेस हटा दिया उसने, पूरा आइडियलिस्टिक सिचुएशन दिया। मतलब यहाँ पर जब गैस एक्सपांड होगी आइसोथर्मली तो इट इज वेरी इनफाइनाइट स्मॉल प्रोसेस, इतना धीरे 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 इंजन एक्सपांड होगा। मतलब जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो किसी भी तरह का हीट का वेस्टेज नहीं जाएगा, एंड एडियाबेटिकली फिर एक्सपांड होगा। मतलब जो हीट अंदर मतलब जब पिस्टन मूव करेगी वहां पे तो वो एडियाबेटिकली करेगी, जिससे जो भी हीट है वो बिल्कुल बाहर ना निकल पाए। ठीक है, और फिर आइसोथर्मली ये कंप्रेस हो रहा है इनफाइनाइट स्लो। तो कार्नोट ने अपने इंजन को पूरा आइडियलिस्टिक सिचुएशन के हिसाब से बनाया। जो वर्किंग सब्सटेंस था उसको भी उसने आइडियल गैस ले लिया, और किस कंक्लूजन पे पहुंचा, ये कंक्लूजन आया डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 केल्विन। और इसके अकॉर्डिंग जो इंजन की एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की, नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 केल्विन। T2 मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% कब आएगी, जब सराउंडिंग टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 केल्विन रहेगा। पॉसिबल है क्या ऐसा, सराउंडिंग टेम्परेचर 0 केल्विन होना? हेलो, नो सर। नहीं है, है ना। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन पॉसिबल है तो इंजन की एफिशिएंसी, वो भी आइडियल इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, नहीं तो फिर इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? ये भी आइडियल इंजन की, और जो हमारे नॉर्मल इंजन होते हैं ना, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इनकी एफिशिएंसी मुश्किल से 40-45% होती है। ठीक है, कितना भी अच्छा इंजन बना लो, 50-55% मतलब बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, तो जो इंजन की एफिशिएंसी है ये बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, अरे भाई समझ गए? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है क्या? तो थोड़ा लास्ट का और एक बार बता। सर वो डेल्टा Q1 अपन डेल्टा Q2 इक्वल क्या क्या? सर वो इक्वेशन कहाँ से आई? वो ये वाली डेरिवेशन से डेल्टा आई। देखो वो जो इक्वेशन लिखा ना मैंने, आप उसको कार्नोट थ्योरम बोल सकते हो। ये कार्नोट थ्योरम है और ये डेरिवेशन है इसका। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन से ये वाला टर्म निकल के आया कि Q1 अपॉन Q डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 का जो रेशियो है वो T1 अपॉन T2 केल्विन के बराबर आ रहा है। ठीक है, डेरिवेशन है इसका। तो डेरिवेशन हमारे लिए काम का नहीं है यहाँ पे अल्टीमेटली। ठीक है,
डेरिवेशन चाहिए तो अपन जो डाउट क्लास लेते हैं ना, मैं उसमें डेरिवेशन बता दूंगा फटाफट, अभी हमको जरूरत नहीं है। तो ये समझ लो ये कार्नोट थ्योरम है एक प्रकार से, दिस इज कार्नोट थ्योरम, मैं अपने आइडियल इंजन के लिए बताया इसमें। ठीक है, समझ गए अभी? सर हाँ बोलो। सर एक बार फिर से 0 केल्विन वाला बताइए ना। ये देख जो नीटा है राइट साइड पे जो लिखा हूं मैंने, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, चलो 100% कब बनेगी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% कब बनेगी? हेलो? सर Q1 और Q2 इक्वल रहा तो। हाँ, और ये कब इक्वल होगा? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो जाए? सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 को 0 केल्विन करना पड़ेगा। सराउंडिंग टेम्परेचर अगर 0 केल्विन हो गया तो फिर इस इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हुआ तो हो ही नहीं सकती। अगर किसी इंजन ठीक है, अगर आइडियल इंजन ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो बाकी दुनिया के कोई भी इंजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये आइडियल इंजन है, कार्नोट इंजन इज द आइडियल इंजन। अगर इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती तो बाकी की किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन बनाना मतलब ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन को सीज करना है एक प्रकार से। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस। इसलिए किसी भी इंजन की एफिशिएंसी आइडियल इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसलिए फिर अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट आए हैं, एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो वो अब स्टेटमेंट बता देता हूं मैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, हेलो, ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 केल्विन, ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो और डेरिवेशन देखना, आप एससीबी में देख लो, डेरिवेशन दिया हुआ है, बहुत आसान है डेरिवेशन, मुश्किल काम नहीं है। और नहीं तो फिर मैं डाउट क्लास में डिस्कस कर लूंगा डेरिवेशन को। ओके, हेलो, ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। और अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। पेज नंबर 2, ओ सॉरी 6। तो यहाँ पे व्हाट इज कार्नोट थ्योरम? कार्नोट थ्योरम ये हो गई कि डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल टू T1 केल्विन अपॉन T2 केल्विन। ठीक है, कार्नोट थ्योरम को आप ऐसा ले लो पीवी डायग्राम के थ्रू। ये पीवी डायग्राम हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, isothermal compression and then adiabatic compression, स्टेट ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। ठीक है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है डेल्टा Q1 और ये हीट यहाँ पे रिजेक्ट होती है। ये आइसोथर्मल एक्सपांशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिजेक्ट होती है। और ये जो एरिया है इट इज द नेट वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो कार्नोट थ्योरम ये है कि ए से बी ये है आइसो थर्मल एक्सपांशन एंड डेल्टा Q1 amount heat is absorbed and delta Q1 amount of heat is absorbed by the system। सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, एंड दूसरा आ जाएगा फिर B2C, इट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन
एंड तीसरा प्रोसेस आ गई यहाँ पे C2D, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, और डेल्टा Q2 is amount of heat rejected to the system, ठीक है। एंड Q4 फिर D से A वापस यहीं पे आ गए साइक्लिक प्रोसेस पे। ये साइक्लिक प्रोसेस एक कंप्लीट साइकिल, इट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ABCD, so net work done is area of cycle ABCDA। तो जो कार्नोट इंजन है ये आइडियल रिवर्सिबल इंजन है। कार्नोट इंजन इज आइडियल रिवर्सिबल इंजन। कार्नोट इंजन कैसा, ये आइडियल रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम सुना है कि नहीं सुना है? रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है आप लिख दो वर्क डन अपॉन डेल्टा क्यू, या फिर 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, या फिर 1 माइनस P2 इन केल्विन में लेना डिवाइडेड बाय T1 इन केल्विन। ठीक है, तो ये केल्विन में ही चाहिए, यही है कार्नोट थ्योरम आपके अंदर। जो कार्नोट इंजन है ये कैसा आइडियल रिवर्सिबल इंजन है। और अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ठीक है, ये कार्नोट थ्योरम के बारे में स्टेप्स हैं। स्क्रीनशॉट ले, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे मैं बाउंड्री कंडीशन ले लूं। यहाँ पर गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1। यहाँ पे प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T2। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 एंड टेम्परेचर T2। और वापस एक साइकिल रिपीट यहाँ पे हो जाती है। सर, हाँ सर आइडियल रिवर्सिबल क्या लिखा आपने? आइडियल रिवर्सिबल इंजन। आइडियल रिवर्सिबल इंजन। अभी ये बताओ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस सुना है कि नहीं सुना? रिवर्सिबल एंड, हाँ थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ उसी में। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जैसे आइस है, आइस से तुम वाटर बना दो, वाटर से स्टीम बना दो और वापस वहीं पे आ जाओ, आइस बना सकते हो। लेकिन अगर तुमने दूध से एक बार दही बना दिया तो फिर दही से दूध बन सकता है क्या? नो सर। नहीं, है ना। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई आपकी, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है? इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब सिस्टम जिस स्टेट से जा रहा है, जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से वापस आना चाहिए। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से सिस्टम ने था वहीं पे वापस आ गया, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या फर्क है? all reversible process are cyclic process, but all cyclic process are not necessary reversible process। ठीक है, हेलो। रिवर्सिबल का डायरेक्ट एग्जांपल नहीं, क्योंकि आइडियल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब पूरा पाथ भी वही होना चाहिए, पाथ भी वही रहना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे अगर हम यहां से सिस्टम गया और इसी पाथ से वापस आया, ए से बी तक गया और बी से वापस उसी पाथ से आया, ये रिवर्सिबल है। साइक्लिक भी है, और यहाँ पे ए से यहाँ तक गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये आया, तो ये साइक्लिक है। ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, बट ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब पाथ और जिन जिन स्टेट से ए से बी तक गया था वापस भी उन्हीं स्टेट से आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए से बी तक मान लो ये सिस्टम जिस स्टेट से गया था वापस उस स्टेट से नहीं आया है ना। तो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। ये भी साइक्लिक है, बट ये रिवर्सिबल भी है। समझ गए? स्टेट अपनी प्रीवियस स्टेट को भी क्या किया उसने? फॉलो किया है। समझ गए? हेलो, यस। तो ये फर्क होता है रिवर्सिबल एंड साइक्लिक।
all reversible process are cyclic but all cyclic process are not necessary reversible process. समझ गए? सर एक और बार बताना। ठीक है रुक जा, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? देख पेज नंबर 7, अगर मैं पीवी डायग्राम बना दूं, पीवी डायग्राम सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मान लो कोई सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी तक गया है ऐसा, और वापस उसी पाथ से लौट रहा है, तो ये किसका डायग्राम हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ठीक है, और एक और डायग्राम में ले लूं यहाँ पे पीवी, ये स्टेट ए है, यहां से यहां तक गया स्टेट बी तक, और वापिस ये वाले पाथ से आया है, तो इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। समझ गए? और ये कौन सी? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। समझ गए? हेलो। तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गया है, और जिस पाथ से गया है उसी पाथ से वापस आए, उन्हीं स्टेट को फॉलो करते आए, तो वो रिवर्सिबल है। और जिस स्टेट पे वापस आ रहा है लेकिन पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है? हेलो सर वो आपने स्टेटमेंट क्या बोले थे? ऑल साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, देख ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर साइक्लिक प्रोसेस, all reversible process are cyclic process but all cyclic process are not necessary reversible process. ठीक है? हेलो। यस सर। देखो थर्मोडायनेमिक्स रेफ्रिजरेटर के लिए चलती है, तो जो स्टेटमेंट है बस स्टेटमेंट ही बताने की, बाकी तो हो गया पेज नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस स्टेटमेंट ही, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऑलरेडी हो चुके हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज फ्लॉट, इस पे है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है? Kelvin Planck, it is not possible to construct an engine which is 100% efficient or whose efficiency is more than कार्नोट इंजन। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन? 1 - T2 इन केल्विन अपॉन D1 इन केल्विन। ध्यान रखना सोर्स और सिंक के टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन पे ही रखना है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है इसकी, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। दूसरी स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। Clausius statement, it is not possible to construct heat pump of beta tends to infinity। मतलब हम कोई ऐसा हीट पंप नहीं बना सकते जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन्फिनिटी हो। ठीक है, बस यही दो स्टेटमेंट है सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एक एग्जांपल, ये एक हीट इंजन है जिसपे ये मान लो सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है, इसने डेल्टा Q1 अमाउंट का हीट लिया,
ये सिस्टम है और वर्क डन हुआ, मान लो ये 100 जूल पर सेकंड के रेट से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, ये कार्नोट इंजन के लिए हम ले रहे हैं, दिस इज द सिंक। सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा Q2 अमाउंट की हीट यहाँ पे ये रिजेक्ट कर रहा है और इस पे ये वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इस पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर हम हीट इंजन की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको आपको लेना केल्विन में, तो इस इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस T2 27 मतलब 300 केल्विन, और ये 727 मतलब 273, और इस पे ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1000। सो इट इज हो गया 1000 केल्विन। ये टेम्परेचर हो गया T1 केल्विन, ये टेम्परेचर हो गया आपका T2 केल्विन। सॉल्व करने पे ये 2 जीरो चले गए, इट कम्स आउट टू बी 7/10 मतलब 0.7 एंड इट इज 70%, है ना। और Q2 और वर्क डन अगर आपको निकालना है, सिंस डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख सकते हो T1 केल्विन डिवाइडेड बाय T2 केल्विन। सो इट इज 1000 अपॉन 300, 2 जीरो कैंसिल हो गए, Q2 की वैल्यू निकल गई, इट इज 3/10 ऑफ डेल्टा Q1, 3/10 इंटू कितना है ये 100, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 30 जूल पर सेकंड। तो ये 100 जूल पर सेकंड आ गया, कैलकुलेशन से आ गया 30 जूल पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट वर्क डन 70 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो बस इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं रहता, फार्मूले पे बस वैल्यू पुट करना रहता है। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, खत्म आज की